विदेशों से लगातार बढ़ती हुई महंगाई की खबरें अगर आपको परेशान कर रही है, उसके साथ साथ अगर आप बढ़ती ब्याज दरों को लेकर भी सोच रहे हैं कि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रिटर्न के लिहाज से ना इक्विटी में रिटर्न आ रहा है, डेट में अगर आपको रणनीति बनानी है तो आप किस तरह से डेट म्यूचुअल फंड्स में रणनीति बनाएंगे, ब्याज दरें बढ़ने का और डेट म्यूचुअल फंड्स की कमाई का क्या कनेक्शन है, महंगाई का इम्पैक्ट इस पर कैसे होगा। अगर इन तमाम सवालों से आप परेशान हैं तो इन्हीं सवालों को आज हम सुलझाएंगे, इसकी गुत्थी सुलझाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम पुनीत पाल। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। यूएस में सीपीआई महंगाई दर 9.1% पर, यूके में पिछले जो आंकड़े आए हैं वो 9.4% पर आए हैं। तो ये जो मल्टी ईयर हाई पर महंगाई पहुंच रही है, क्या आपकी एनालिसिस के मुताबिक या जिस तरह से तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो क्या ये समस्या महंगाई की जो हम विश्व रूप पर देख रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर देख रहे हैं, आपको गहराती हुई दिखाई दे रही है? शुक्रिया कविता जी, पहले आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि महंगाई दर जो बढ़ रही है वो अभी से नहीं बढ़ रही है, वो पिछले 6-7 महीने से बढ़ रही है। और इट इज पूरे विश्व में ये एक तरीके से ऊपर गई है इकट्ठे रूप से। उसका बहुत बड़ा एक रीजन था कि कमोडिटी प्राइसेस काफी ऊपर थे, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 1-2 महीनों में कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए हैं। अगर हम देखें तो मेटल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, इवन क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए हैं। तो हमारा ये मानना है कि आगे जाके थोड़ा सा महंगाई दर नीचे आ जाएगा और प्रॉब्ली हमने जो अभी आपने आंकड़े प्रस्तुत करे उनके हिसाब से हम जो महंगाई दर देख रहे हैं वो उनसे कम आएंगी। सो आगे अगले आने वाले कुछ महीनों या कुछ क्वार्टर्स में जो महंगाई दर है उसका उसका रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि आगे जाके महंगाई दर थोड़ा सा कम दिखाई देगा। सो प्रॉब्ली वी हैव ऑलरेडी सीन द पीक ऑफ इन्फ्लेशन, और जिस तरह हम बोल सकते हैं कि महंगाई दर का हम पीक देख चुके हैं, आगे जाके ये कम होगा धीरे धीरे। ये आप ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो हम थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शायद आगे और नर्म होने की उम्मीद है। ग्लोबली भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि महंगाई पीक आउट हो चुकी है, तो ये किन वजहों से आप विश्लेषण कर पा रहे हैं? जी, बेशक ग्लोबली एज वेल एज भारत में जो हम बात करें, दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि महंगाई दर हमारे आंकलन के हिसाब से आगे जाके कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, पिछले 1-2 महीनों में कमोडिटी प्राइसेस कम हो गए हैं, मेटल प्राइसेस कम हो गए हैं, क्रूड प्राइसेस कम हो गए हैं। उनकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन या महंगाई दर कम होने की उम्मीद है। प्लस जो कि स्टिमुलस कोविड पेंडेमिक के बाद दिया गया था, फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस 2020 मार्च के बाद जो दिया गया था पूरे विश्व भर में, वो अब धीरे धीरे अनवाइंड हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट्स कम हो रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड पॉलिसी रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन हो रही है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे स्टिमुलस विड्रॉ होगा, प्लस जिस तरह हमने देखा कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से कम हो गए हैं, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि भारत में भी और विश्व भर में भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये जो नंबर्स हैं ये धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे अगले आने वाले कुछ महीनों में। तो आपका विश्लेषण जो कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो मैं इसको अगर कुछ समय देना चाहूँ तो 3 से 6 महीने का समय हम दे सकते हैं? हाँ जी, 3 से 6 महीने में जरूर महंगाई दर कम हो जाएगी। और जहां तक आपने बोला शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, तो मैं ये बोलूंगा कि प्रॉब्लम पिछले 7-8 महीने से थी, बट तब ये लग रहा था शायद ट्रांजिएंट है। बिकॉज अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें, इसका बैकड्रॉप देखें, तो सेंट्रल बैंक्स ने 2008 की मंदी के बाद जो स्टिमुलस दिया था, उसके बाद महंगाई दर बढ़ी नहीं थी। अगर हम देखें तो ईसीबी, बैंक ऑफ जापान, ये सब बड़ी बड़ी इकोनॉमी या इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, उन्होंने अपनी ब्याज दर शून्य रखी हुई थी, मॉनेटरी स्टिमुलस जारी था, उसके बाद भी इन्फ्लेशन नहीं आई थी। इसलिए काफी लोगों का, इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक का, मानना था कि जो पेंडेमिक के बाद स्टिमुलस दिया गया उससे बाद जो इन्फ्लेशन आया वो शायद ट्रांजिएंट इन नेचर रहेगा और वो अपने आप कम हो जाएगा। इट वाज मोर, उनका मानना ये था कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुई हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स एंड अदर थिंग्स पेंडेमिक के दौरान, उनके हिसाब से जैसे जैसे वो लॉकडाउन्स निकलते जाएंगे या लॉकडाउन्स आगे जाके नहीं लगेंगे या पेंडेमिक चला जाएगा,
उस हिसाब से जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो जाएंगी और इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगा। वो नहीं हुआ। अब सेंट्रल बैंक्स स्टिमुलस विड्रॉ कर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी कम हो गए, हमने देखा है। सो आगे जाके हमको लगता है कि महंगाई दर जरूर कम हो जाएगी। जो हम आज नंबर्स देख रहे हैं उनसे डेफिनेटली 3-6 महीने में नीचे होगी महंगाई दर। पुनीत जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि महंगाई ही केवल एक बहुत बड़ा विलन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं कई जगहों पर। जिस तरह से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा इम्बैलेंस हम बैठता हुआ देख रहे हैं, आता हुआ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनगोइंग वॉर के चलते हम इस पूरे समीकरण में देखें तो भारत एक अहम वैल्यू चेन तो बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन दिक्कतों की हम बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, उसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन महंगाई के बाद अगर कोई बहुत बड़ी चुनौती आपको ग्लोबल लेवल पर लगती है जिसका इम्पैक्ट हम पर सीधे पड़ सकता है, तो वो क्या चिंता होगी? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता रहता है, ऑलरेडी पड़ चुका है। सो ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, अगर वो लिंगर ऑन होता है या वो चलता रहता है, खत्म नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसका उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, और ये जो पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हो रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं। सो अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। सो ये दो कंसर्न्स हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो आउटफ्लोज जारी रहे, वॉर जारी रहा, तो उसके हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक रिस्क है इकोनॉमी के ऊपर और मार्केट्स के ऊपर। बढ़ती ब्याज दरों का सिनेरियो आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विश्व लेवल पर और भारत में भी? देखिए, यहाँ पर यूएस में तो अब हम लगभग 75 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम यूके की बात करें, बाकी यूरोप की बात करें, जिन्होंने जितनी ज़रूरत थी उससे काफ़ी कम ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान अब तक किया हुआ है, वहाँ पर असर किस तरह से पड़ेगा? और भारत में अगर हम ऐसा पकड़ के चले कि 3 से 6 महीने की ही थोड़ी सी समस्या है महंगाई को लेकर खास तौर से, तो ब्याज दरें अब अगर अग्रेसिवली बढ़ेंगी तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं बढ़ेंगी। मतलब ये जो रफ्तार है ये ख़त्म हो जाएगी जल्द ही, ऐसा कहेंगे आप? हाँ जी, हम यही हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही है, हमारी उम्मीद ऐसी ही है। आपने ठीक बोला कि यूएसए में जो फेडरल रिजर्व है वो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो 27 जुलाई को जब उनकी मीटिंग होगी तो 75 बेसिस से इंक्रीज करेंगे रेट्स। बट वहाँ पे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि उनका जो पॉलिसी रेट है, फेड फंड रेट, वो 3.5 के आसपास जाके रुक जाएंगे, और उसके बाद जून 23 के बाद, अगले साल के बाद वो धीरे धीरे रेट कट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब तक वहां पे मानना है कि ग्रोथ कम हो जाएगी या देर थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन भी आ जाए। इंडिया में भी वी एक्सपेक्ट कि आरबीआई हाइक करेंगे, बट दे विल स्टॉप समवेयर अराउंड 6 क्वार्टर ऑन द पॉलिसी रेपो रेट। तो पॉलिसी रेपो रेट जो आज 4.90 पे है, वो 6 या 6.25 पे जाके रुक जाएगा, उसके बाद वहां पे स्टेबल रहेगा। और यूएस में मार्केट का मानना है कि बिकॉज वहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा या रिसेशन आएगा, इसलिए 3.5 पे फेड फंड रेट जाके फिर जून 23 के बाद वहां पे रेट कट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमका मानना है कि रेट हाइक होंगे, फ्रंट लोडेड रेट हाइक होंगे, जिनको हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी रेट बढ़ेंगे, लेकिन वो जाके अगले 3 या 4 या 5 या 6 महीने में रेट हाइक होने बंद हो जाएंगे। एंड यूएस में प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद 1 साल बाद वहां पे रेट कट भी होने स्टार्ट हो जाए। पुनीत जी, कच्चे तेल का थोड़ा समीकरण पर हम फोकस करते हैं, जहां पर काफ़ी अस्थिरता हमें दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी हमारे लिए साफ तौर से खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, जिसकी कमज़ोरी रोकने के लिए आरबीआई तमाम कदम उठा रहा है। काफ़ी हद तक ये कदम हमें कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले अगर हम देखें तो रुपया तमाम करेंसीज में देखा जाए तो सबसे कम कमज़ोर हुआ है। लेकिन कच्चे तेल का भाव कहीं ना कहीं कमज़ोर रुपये की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से हमने जितना हमने 120 पे भी ऑयल देखा आफ्टर द वॉर इन बिटवीन रशिया, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई, उसके बाद हमने 120 125 तक भी ऑयल देखा। आज वो कम होके 105 या उसके नीचे आसपास चल रहा है।
तो हमारा ये मानना है कि आरबीआई हैज या गवर्नमेंट ने अपने कैलकुलेशंस में ऑलरेडी ये इनकॉर्पोरेट किया है कि 105 का अगर एवरेज ऑयल रहता है पूरे साल तक, अभी हम ये फिस्कल ईयर के चौथे महीने में हैं, तो अप्रैल से लेके जुलाई में अभी हम चौथे महीने में हैं, तो अभी 8 महीने बाकी हैं ये पूरे फिस्कल ईयर में। हमारा मानना है कि शायद ऑयल 100 के नीचे चला जाए और वहां पे सस्टेन रहे, 120 से 125 में ना जाए, तो उस हिसाब से हमारे ऊपर शायद इतना इम्पैक्ट नहीं हो गया। इम्पैक्ट होगा तो वो कम इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने इन्फ्लेशन फोरकास्ट में 105 का एवरेज प्राइस जो लिया है अपनी कैलकुलेशंस में ऑलरेडी लिया हुआ है, तो उस हिसाब से इतना इम्पैक्ट नहीं लगता। अगर ऑयल यहीं पे रहता है, जो हमारी उम्मीद है, अगर ऑयल किसी भी रीजन से या किसी वजह से 120 या 25 पे चला जाता है और वहां पे 5-6 महीने के लिए रहता है, तब हमारे ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आज के टाइम में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो 100 के आसपास ही रहेगा। इन सब के बावजूद देखिए, भारत में घरेलू ट्रिगर परेशान होने वाला देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई भले ही बढ़ रही है और शायद कुछ कुछ जगहों पर हमें पिंच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम जो कंजम्पशन स्टोरी है उसे काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इस ट्रेंड को आप कितना कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं हमारे देश में? क्योंकि अभी तो फिलहाल जितना भी असर हमें दिखाई दे रहा है वो ग्लोबल ही है, लेकिन घरेलू बाजार में अपने आप में कितनी स्ट्रेंथ है आपके मुताबिक जो इस तरह के असर को झेल पाएगी और कब तक झेल पाएगी? और हमारी जो डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है, वो आखिर कब तक इसी तरह से बढ़ती रहेगी? देखिए, हमारा मानना है कि इंडियन जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, जीडीपी ग्रोथ था, उसका एक्सपेक्टेशन जो प्रोविजनल नंबर आए हैं वो 8.7 दिया है एनएसओ ने। आगे जाके ये फिस्कल ईयर में, विच इज जो मार्च 23 में खत्म होगा, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि 7.2 होगा। आरबीआई को जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था जो हमको लग रही है वो काफी अच्छी लग रही है। जो जो कुछ हो रहा है दुनिया में, चाहे वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो या फिर वो वॉर की प्रॉब्लम हो, उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि वो हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा फर्क गिरे। तो हमारा भी ये मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ये 23 जो फिस्कल ईयर 23 है उसमें 7% के आसपास उसका ग्रोथ आएगा। और जो कंजम्पशन स्टोरी है दैट विल कंटिन्यू। कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है इंडिया में। इंडिया की जो एवरेज मीडियन एज है दैट इज अराउंड 30, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन, जो कि कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छी है। हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ऑफटेक बढ़ रहा है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव होने की पूरी उम्मीद है, जो कि काफी सालों से स्थिर पड़ा हुआ था, उसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल विल रिवाइव बेसिस दिस कंजम्पशन डिमांड। तो ओवरऑल हमको ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, डिस्पाइट इसके कि विश्व में काफी इंस्टेबिलिटी है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमको ये लग रहा है कि 7% पे इंडिया जैसी इकोनॉमी जो इतनी 3 ट्रिलियन से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ साइज, उसका ग्रो होना काफी अच्छी बात है। और विश्व भर में भारत ही एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी होगी जो कि 7% के आसपास ग्रो करेगी। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी और मजबूत रहेगी। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा आभास आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिसेशन और मंदी की चिंता जो लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत परेशान नहीं कर रही है। जी नहीं, जो भी रिसेशन या मंदी की बात हो रही है वो यूएस में हो रही है या यूरोजोन में हो रही है। भारत पे उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला, 7.2 का अनुमान है कि अगले साल हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हमको भी लगता है कि 7 के आसपास ग्रो करेगी। सो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इस इम्पैक्ट में हमारे लिए फ़ायदे की बात कैसे हो सकती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। अगर हम इस पूरे समीकरण को देखें तो भारत एक बहुत ही अहम वैल्यू चेन बनकर उभर सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हमारे लिए ये मंदी का दौर जो ग्लोबली हम देखेंगे फ़ायदे का सौदा होगा, या हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जो कि हम शायद उठाएंगे? जी हाँ, और आई थिंक जो भी सरकार की पॉलिसीज हैं वो इस तरफ उनकी डायरेक्शन इसी तरफ है कि इसका फायदा उठाया जाए। जो भी हमने पिछले 2-3 साल में, जैसे पीएलआई स्कीम है,
टैक्स ब्रेक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सब किया है। प्लस अभी जैसे आगे जाके ये भी हो सकता है कि भारत के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उनकी बात चल रही है कि वो ग्लोबल बेंचमार्क इंडाइसेस में लिस्ट हो रहे हैं, जिससे कि बाहर का पैसा डेट मार्केट्स में आ सके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आ सके, उसकी भी बातचीत चल रही है। तो ओवरऑल इसका फायदा डेफिनेटली आई थिंक उठाना चाहिए, और वो चीज हो भी रही है, सरकार उस डायरेक्शन की तरफ जा भी रही है। बॉन्ड प्राइसेस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खबरें चल रही हैं कि अगर रिसेशन जोर पकड़ता है तो सबसे ज़्यादा भारतीय बॉन्ड प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट होगा। क्या आप ऐसा होता हुआ देखते हैं? देखिए, बॉन्ड प्राइसेस में मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर हमको ब्याज दर की बात करनी है, तो जैसे हमने बोला कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई पॉलिसी रेट या ब्याज दर जो है वो 6 या 6.25 पे आकर रुक जाएगा, और मार्केट वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। तो आज हम जो यील्ड देख रहे हैं, अगर हम 1 साल का टी बिल पकड़ें, उसका यील्ड 6.25 पे है, 2 साल का जीसेक 6.60 पे है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो मार्केट है वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरबीआई रेट हाइक्स करेगा, और वो रेट हाइक्स अगले साल तक जो ब्याज दर है आरबीआई की वो 6.5 के आसपास होगी। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्केट एक्सपेक्टेशन इज ऑन द हायर साइड, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है रेट हाइक्स, शायद उतने रेट हाइक्स नहीं होंगे, उससे पहले ही आरबीआई रुक जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे हिसाब से अभी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा टाइम है फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज मार्केट में जो ब्याज दर चल रहे हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल के अगर हम यील्ड देखें, तो वहां पे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन इनबिल्ट है दैट आरबीआई विल हाइक रेट्स। तो आरबीआई जो हाइक करने वाला है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है मार्केट में। और अगर हम रियल रेट्स या नॉमिनल रेट्स की बात करें, तो दोनों तरफ से ये अट्रैक्टिव यील्ड्स लग रहे हैं, क्योंकि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसमें अपर थ्रेशोल्ड 6% पे है। वो 6% से ऊपर आज हमको 2 साल के बॉन्ड मिल रहे हैं, 2 साल के जीसेक मिल रहे हैं, 3 साल के जीसेक 7% के आसपास मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे लिए काफी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स जो कि डेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बॉन्ड यील्ड्स की ही बात करते हैं विस्तार से, कितने पर आप इनको पीक आउट होता हुआ देखते हैं, और किस तरह की रणनीति अब बनानी चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स को लेकर, और यील्ड्स का, बढ़ती हुई यील्ड्स का फायदा एक निवेशक आपको सुनने के बाद कैसे उठा सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि यील्ड्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस टाइम पे, और हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे अगर थोड़े यील्ड्स बढ़ते भी हैं, यहाँ से मान लीजिए 20-30 बेसिस यील्ड बढ़ भी जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और अगले 3-4 साल में उनको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। 10 ईयर यील्ड अभी 7.45 के आसपास चल रही है। हमारा मानना है कि मे बी यहाँ से 20-30 basis more, so maybe around 7.75 they can peak out, but overall we think हमारा ये मानना है कि even at 7 ये 7.45 का yield चल रहा है, ये काफी अच्छा है on the 10 year। एक रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है लॉन्गर टर्म के लिए। अगर आपको 7.5 के आसपास का यील्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, तो उनको डेफिनेटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा रेट बढ़ भी जाता है उससे फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। सो ओवरऑल वी थिंक इट इज काफी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमको नहीं लगता है कि यील्ड्स बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेंगे, अराउंड 770 या 775 ये पीक आउट हो जाएगी। पुनीत जी, खासतौर से उन निवेशकों के लिहाज से अगर मैं कहूँ जो पिछले 2-2.5 साल में बाजार में आए, इक्विटी बाजार में आए और बम्पर मुनाफा कमाया, लेकिन मौजूदा स्थिति को देख के थोड़ा सा डर गए हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उतार चढ़ाव से परेशान है इक्विटी बाजार की, लेकिन डेट में थोड़ा सा रिस्की सौदा करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या आप वो रेकमेंड करेंगे? और अगर करेंगे तो किस तरह के निवेशकों को डेट की और थोड़ा सा रिस्क को लेकर रुझान बढ़ाने की सलाह आप देंगे? किस तरह की कैटेगरी में आप उनको सलाह देंगे कि वो पैसे लगा सकते हैं? क्रेडिट रिस्क फंड्स को लेकर आपका क्या व्यू है? मौजूदा हालात में क्या इस ओर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हर एक इन्वेस्टर का अपना अलग रिस्क एपेटाइट होता है, उसका अलग एसेट एलोकेशन होता है, तो एक जनरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जितना रिस्क या जितना वॉल्टिलिटी एक इन्वेस्टर अज्यूम कर सकता है, या जितना उसको लगता है कि वो इतना रिस्क ले सकता है, उस हिसाब से उसको इन्वेस्ट करना चाहिए।
डेट म्यूचुअल फंड्स में अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड की, तो उसमें क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है, बिकॉज जो उसके पोर्टफोलियो जो उसका पोर्टफोलियो बनता है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही उसमें निवेश करते हैं। उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन उसमें ड्यूरेशन रिस्क होता है। तो हर एक फंड में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। हर एक इन्वेस्टर को अपना एसेट एलोकेशन और रिस्क एपेटाइट या वॉलिटिलिटी झेलने की जो उनकी क्षमता है उस हिसाब से उनको निवेश करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं जैसे बैंकिंग पीएसयू फंड्स या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, वो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं अभी। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो रिस्क लेने की क्षमता है या फिर वॉलिटिलिटी झेलने की क्षमता है उस हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये रिकमेंड करेंगे कि बैंकिंग पीएसयू फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टर्स इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि हम फिक्स्ड इनकम में तमाम तरह के निवेश विकल्पों को कंसिडर करते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे कोई निवेशक जिसे फिक्स्ड इनकम का पूरा पोर्टफोलियो बनाना हो, जिसमें शायद वो कंसिडर करना चाहें अपने लिए डेट म्यूचुअल फंड्स, जिनकी रिकमेंडेशन आपने दे दी है, 2 तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स आपने बताए, इसके अलावा क्या ये मौका है जब आपको इंतज़ार करना चाहिए कि बैंक्स अपनी डिपॉजिट्स की दरें बढ़ाएं, जो कि धीरे धीरे उम्मीद है कि वो बढ़ाएंगे? हम देख रहे हैं पीपीएफ और स्मॉल सेविंग जो कि निवेश विकल्प है, वहाँ पे हालांकि ब्याज दरें कम नहीं की गई हैं, स्थिर रखी गई हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में वहाँ पर ब्याज दरों में थोड़ी सी बढ़त की उम्मीद है, तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपको पैसे लॉक इन करने हैं, खासतौर से रिटायरीज के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो। जी हाँ, सो जैसे मैंने कहा कि हर एक इन्वेस्टर का अपना अलग एसेट एलोकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपेटाइट वो होता है। तो बाजार में हर एक तरीके के निवेश के अपॉर्चुनिटीज हैं। म्यूचुअल फंड्स एक बेटर व्हीकल है जो कि आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप कभी भी निवेश करके उसको निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इतना बोलूँगा कि जब भी कोई निवेश करते हैं तो वो कम से कम 3 साल या उसके ज़्यादा का टाइम होराइजन लेके चलना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे आपने मेंशन किया पीपीएफ या बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो सब अवेलेबल हैं। तो उन सब का जो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट दिखाई दे रहा है, उसमें उनको लिक्विडिटी, उनका टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स ब्रैकेट, बाकी सब चीज़ें रिस्क कंसिडर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या निवेश के काफ़ी एवेन्यूज तो हैं, लेकिन हर एक इन्वेस्टर को उनका जो टारगेट है, उनको पैसा कब वापस चाहिए, उनको उनको कितना रिस्क लेना है, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट निर्णय लेना चाहिए। पुनीत जी, डेट म्यूचुअल फंड की ओर जब कोई निवेशक इंटरेस्ट दिखाता है तो कहीं ना कहीं उनका मकसद होता है कि अपने कैपिटल को बचा कर रखना, वो बहुत ज़्यादा जोखिम उठाने के मोड में नहीं होते हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि डेट म्यूचुअल फंड की ओवरऑल कहानी कुछ बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं रही है, जिस तरह के हमने केसेस आते हुए देखे हैं। अब अगर कोई निवेशक चुनाव करना चाहता है, कैटेगरी वाइज तो आपने चुनाव बता दिया क्या करना चाहिए, लेकिन उसमें भी किस तरह की क्वालिटी ऑफ पेपर्स है, कहाँ पर क्या निवेश किया जा रहा है, इन तमाम बारीकियों को अपनी सहूलियत के हिसाब से और अपनी सुरक्षा के हिसाब से एक निवेशक को कैसे एनालाइज करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि पूरे डेट म्यूचुअल फंड्स में जो आप बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एक पर्टिकुलर कैटेगरी थी जो कि क्रेडिट रिस्क कैटेगरी थी, जिसमें हमने देखा था 2018-19 में थोड़ी बहुत इश्यूज हुए थे। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज एग्जिस्टिंग नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हर एक इन्वेस्टर को अपना रिस्क एपेटाइट देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रेडिट रिस्क मतलब जैसे हम उसका नाम से ही मालूम पड़ता है कि क्रेडिट रिस्क फंड जो है वो क्रेडिट रिस्क लेगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो जो इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये समझना चाहिए कि इसके अंदर एक रिस्क है जो कि क्रेडिट रिस्क है। तो अगर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो उसके सामने रिस्क भी उसको या जोखिम भी उसको ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो इसमें 2 बातें हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क फ्री चाहिए तो बिल्कुल जीरो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती है। जहां पे भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा वहां पे सामने सामने कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ता है। जैसे मैंने बात किया, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स की भी बात करते हैं तो उसमें ड्यूरेशन रिस्क होता है, उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, ड्यूरेशन रिस्क होता है। आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगी, लेकिन आपको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 5 साल के लिए हो चाहे 10 साल के लिए हो। तो निवेशक को हमेशा अपना टारगेट
रिस्क, इन्वेस्टमेंट का उसका होराइजन कितना है, वो सब मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं वापस ये बात दोहराना चाहूंगा कि जो प्रॉब्लम हुई थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में हुई थी, अक्रॉस डेट म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम नहीं हुई थी, और अभी फिलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई निवेशक इन्वेस्ट करना चाहे तो वो जरूर ये देखे कि वो फंड में रिस्क कितना है। तो क्रेडिट रिस्क में जैसे कि नाम उसका दर्शाता है कि वो फंड क्रेडिट में रिस्क लेगा, इस करके अलग अलग कैटेगरीज को एनालाइज करने के बाद ही निवेशक को अपना फैसला करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मेरे ख्याल से इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतनी बारीकी से न सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड्स पर जानकारी दी है, बल्कि बढ़ते ब्याज दर और बढ़ते महंगाई के साए से कैसे आपको निपटना चाहिए, इसकी रणनीति आपने दर्शकों को, निवेशकों को समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।